नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आईपीसी की। आईपीसी की चैप्टराइजेशन को कैसे याद किया जा सकता है, तो आइए करते हैं आईपीसी। सबसे पहले आपको काम करना, आपका जो बैरेक्ट है उसका इंडेक्स ओपन कर लीजिए और जिन लोगों ने लिख रखा अपने रजिस्टर में वो उसको ओपन कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आईपीसी के बारे में। तो आईपीसी कहती है कि मेरा नाम इंडियन पिनल कोड है। क्या है मेरा नाम? मेरा नाम इंडियन पिनल कोड है और मैं 1860 का बना हुआ हूँ। हिंदी बोलते भारतीय दंड संहिता 1860। इसके पास यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्ट नंबर लिखा हुआ है, एक्ट नंबर 45। ये लीजिए, एक्ट नंबर 45। ये क्या होता है एक्ट नंबर 45? कि इसके ऊपर जो सिग्नेचर हुए थे 1860 में, वो कौन से नंबर पे हुए थे? 45 नंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्ट नंबर 45। तो आपको भी हमेशा ऐसे ही बोलना है, आईपीसी 1860 एक्ट नंबर 45, ताकि आपकी यूज टू हो जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अपने एक्ट नंबर है, कितने सारे याद करोगे, लेकिन आप बोलोगे पहले से तो सही हो जाएगा। पहले जुडिशरी में जब एग्जाम होते थे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता था इसका एक्ट नंबर क्या है, तो आपको भी हंसी आती थी कि ये कौन सा पूछते हैं। आज भी जब एपीओ का एग्जाम होता है, आज भी जब जेलों के एग्जाम होते हैं, तो वह क्लियर सवाल पूछते हैं, एक्ट नंबर बताइए। और हर इंसान को एक्ट नंबर याद नहीं होते, लेकिन अगर आप रूटीन बोल दो आईपीसी 1860 एक्ट नंबर 45, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप बोले सीआरपीसी 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। आपको तो जज बनना है, तो आप तो बोलो ना, किसको दिखाना है? मैं तो नहीं भाई, मैं तो 1973 बोलूंगा। आप तो एक्ट नंबर के साथ बोलो, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक्ट नंबर 1। तो आप अपना रूटीन ऐसे डाल दीजिए, अगर एग्जाम में ये सवाल आए तो आपका सही होगा, उसका नहीं जो प्रैक्टिसिंग है। कहते हैं ना प्रैक्टिसिंग वाले, उनके पास कंसेप्ट बेस क्लियर होता है। भैया एग्जाम में कंसेप्ट कुछ काम नहीं आते, एग्जाम में तो थ्योरी काम आती है। ठीक है, चलिए देन आता है इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर है, तो बोलता है टोटल चैप्टर 23 है। कितने चैप्टर है इसके अंदर? टोटल 23। टोटल सेक्शन कितने? 511। दिखने में बहुत बड़ा है 511, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आप कहोगे बस वो तो बहुत छोटा सा है, कोई है ही नहीं इसमें। क्योंकि आईपीसी रूटीन है, चोरी होती है, लूट होती है, डकैती होती है, खोटे सिक्के मिलते हैं, नकली नोट मिलते हैं, रोज सुनते हो। आए दिन पति पत्नी को मारता है, क्रूरल्टी होती है, कोई दूसरी शादी करता है, कोई आपकी इंसल्ट करता है, डिफेमेशन करता है। आईपीसी सबसे इजी सब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ ये इजी है, रोज अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है। तो टोटल सेक्शन 511 से कभी देख के डरना मत, क्योंकि इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है इसका एक्सटेंड कहाँ है। जब इसके एक्सटेंड की बात करेंगे तो ये कहता है पूरे इंडिया में। इसका मतलब पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चलती थी रणवीर संहिता। कौन सी संहिता थी? रणवीर संहिता। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है, तब से आईपीसी जे&के में भी अप्लाई हो गई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आईपीसी कब का है? 1860 का है। जब 1860 में आईपीसी बना था, तभी जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता था, क्योंकि 1860 में जम्मू कश्मीर हमारा ही तो था, किसी और को थोड़ी था। फिर जम्मू कश्मीर हमसे अलग हुआ, तो फिर आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तब आईपीसी वहां एक्सटेंड होना बंद हो गई थी। इसका मतलब जब पहली बार आईपीसी बनी थी ना, तो ये जे&के में अप्लाई होती थी, क्योंकि जे&के हमारे पास ही था उस समय। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, तभी जे&के से हट गई। और अब 2019 में क्या काम इन्हें? 2019 2019 के अंदर अब क्या हो गया? 31 अक्टूबर 370 आर्टिकल फिर से हट गया, और जब वो फिर से हट गया तो हमारा आईपीसी का एक्सटेंड फिर से हमारे क्या बोलते हैं, जे&के में हो गया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि आने वाले 2 से 3 सालों में आईपीसी पूरी बदल जाएगी। बिल्कुल सही है ये बात। उससे पहले आप जज बन जाओ, ताकि इसी आईपीसी के साथ काम कर लो, क्योंकि नहीं तो पूरी नहीं आएगी। दफा 302 चेंज हो जाएगी 100%। तो इससे अच्छा है अभी से इसको याद कर लो। ठीक है, देन आता है आपके पास इसका कमेंसमेंट कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। 1860 के 2 साल बाद हुआ, याद रह जाएगा, नया साल नई आईपीसी। और इसमें सिग्नेचर कब हुए? आजकल सिग्नेचर की डेट भी पूछ लेते बेटा। 6 अक्टूबर 1860 को हुए थे। अब जब भी आप कोई कानून पढ़ने जाते हो, वो कानून सबसे पहले क्या करता है? अपने आपको इंट्रोडक्शन। आप 12th पढ़ के आए हो, आप 5 ईयर लॉ कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन करके आए 5 ईयर लॉ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आईपीसी क्या होती, तो आईपीसी क्या करेगी? अपने आपको इंट्रोड्यूस तो करेगी ना, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से। आप भी तो अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हो। तो जनरली आप जब भी कोई कानून पढ़ते हो, तो उसका हमेशा फर्स्ट चैप्टर क्या करते हैं? अपने बारे में बताता है। तो कहीं जगह लिखा होगा प्रीलिमिनरी, तो कहीं जगह लिखा होगा इंट्रोडक्शन। आप आते हो फर्स्ट क्लास में, क्या बोलेंगे? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ये भी कहता है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको एक लड़की से मिलाती हूँ, उस लड़की का नाम है जिया। तो जिया नाम की एक लड़की थी, और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है आईपीसी बनकर के, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ एक्सटेंड करूंगी, कहाँ मेरा एक्सटेंड नहीं होगा। तो जिया नाम की लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है 1 से 5। फिर वो अपने आप को एक्सप्लेन करती है, जनरल एक्सप्लेनेशन 6 to 52A। क्या कहता है
कि भैया मेरे पास अलग से डेफिनेशन क्लोज नहीं है, आप जाइए सीआरपीसी में आपको डेफिनेशन क्लोज मिलेगा, आप जाइए सीपीसी में आपको डेफिनेशन क्लोज मिलेगा, आप जाइए एविडेंस के अंदर आपको इंटरप्रिटेशन क्लोज मिलेगा, लेकिन मैं आईपीसी तो पूरी ही क्या हूं, डेफिनेशन हूं, इसलिए मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हूं। और यदि तूने मेरे एक्सप्लेनेशन को छेड़खानी की तो मैं तुम्हें दूंगी पनिशमेंट। कहां से कहां तक दूंगी, 53 से लगा के 75 तक। लेकिन जिया कहती हर चीज के लिए सजा नहीं होती है, कभी कभी अपवाद भी होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। चल मैंने तुझे माफ किया 76 से लेके 106 तक। क्यों, इसका एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ कि आप रास्ते से जा रहे थे, पास में एक नदी चल रही थी और वहां पे एक बच्चा डूब रहा था, उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, आपने उसको इग्नोर किया, आप चले गए। क्या आपने कोई ऑफेंस किया? नहीं, क्योंकि आप लाइबल नहीं है हर किसी को बचाने के लिए, आपकी हर जगह ड्यूटी नहीं होती लोगों को बचाने की। लेकिन अगर वहीं आप गवर्नमेंट के स्विमर होते, आपकी नौकरी होती सरकारी, और वहां पर अगर आप किसी को नहीं बचाते तो उस केस में क्या होता, उस केस में आपकी सजा होती, अन्यथा नहीं होगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हर चीज की सजा नहीं होती, इसलिए हम आपको एक्सेप्शन देते हैं। 76 से 106 में तुम किसी को मार भी सकते हो तो भी तुम माफ हो, कहते हैं ना 100 खून माफ, 12 खून माफ, 12 खून माफ होते हैं, यहाँ पे 7 खून माफ, 7 खून आपके माफ हो जाएंगे। देन जैसे ही हम आपको लिबरलनेस देते हैं, आप सामने वाले का करते हैं अबेटमेंट। क्या करते हैं, दुष्प्रेरण, आप उसको उकसाते हैं। क्या करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए 107 से 120। तो जिया ने क्या किया, आपने जिया का अबेटमेंट किया, और जैसे आपने जिया का अबेटमेंट किया तो आपके और जिया के बीच बन गई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब देखो चैप्टर कहाँ पे बेटा, 5A है, बीच में है, तो इसके सेक्शन भी बीच में आएंगे 120A से 120B। अब यहीं से प्री का क्वेश्चन आता है कि कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 1913 में। बाकी स्टेट तो नहीं देती फालतू अमेंडमेंट, सिर्फ 2 ही स्टेट है जो फालतू सवाल देती है, और वो 2 स्टेट कौन से, एक तो राजस्थान और दूसरा दिल्ली। ये 2 पूछ लेती है, ये चैप्टर कौन सा अमेंडमेंट से जुड़े, ये 2 ही स्टेट है जो कह देती है कब रिपील हुआ, वो भी पूछ लेते हैं। तो रूटीन में जब आप याद करोगे क्या करोगे, चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 120A से 120B 1913, इसके साथ याद करना, अलग से करना ही मत कभी। तो वो रूटीन में जब चीजें याद होती है तो वैसे याद रह जाएगी आपको। तो जिया ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर एक्सप्लेन किया, फिर पनिशमेंट बताई, फिर एक्सेप्शन दिया, आपने उसका अबेटमेंट किया, करके कॉन्स्पिरेसी बनी। कॉन्स्पिरेसी बन गई, आप और जिया दोनों ने मिलकर सबसे पहले क्या किया, आपने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया। तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, किसके अगेंस्ट ऑफेंस किया, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया। कहां से कहां तक, 121 से 130। कितने सेक्शन है, 10, याद करना इजी हो गया, 121 से 130 है। जैसे आप सरकार के विरुद्ध युद्ध करने जाते हो, वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होती है, आर्मी नेवी। आप देखो आपके आसपास इलेक्शन होते हैं, कौन से कॉलेज वाले, शाम को रिजल्ट से समय धक्के लड़ाई होती है तो कौन आती है, देखते हो ना आर्मी नेवी वाले लोग खड़े होते हैं वहां पे, चीजें लिए अपने हथियार लिए खड़े होते हैं। तो इनको सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी नेवी आती है। आप उनके भी धावा बोल देते हो, उनको भी ठोकना शुरू कर देते हो, तो आता ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी नेवी एटसेट्रा। 131 से 140 याद करना इजी। 121 से 130 10 सेक्शन, 131 से 140 10 सेक्शन, ये भी याद हो गया। अब जब आपने स्टेट के अगेंस्ट और आर्मी के अगेंस्ट ऑफेंस किया तो आपने अपना ग्रुप बनाया। जैसे आप 5 और मोर देन 5 हो जाते हो तो क्या बन जाती है, अनलॉफुल असेंबली। तो शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे आपकी बैरक के अंदर तो वहां पे लिखा होगा ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, विधि विरुद्ध अपराधों के बारे में, विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। ये क्या है, आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी कैसा लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीजर लॉ के पास जाना पड़ता है। तो जैसे ही तुम अनलॉफुल असेंबली बनाती हो तो उसको रोकने के लिए कौन आता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और उसको रोकने के लिए कौन आता है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। ये सब बातें कहाँ लिखी हुई है, सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 129 से 132 में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। तो यहां से आपको पता चला कि आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है और आईपीसी का प्रोसीजर सीआरपीसी में होता है। अब ये बात हमें बताएगी आईपीसी का प्रोसीजर सीआरपीसी में कहां होता है, व्रतिका बताएगी। आईपीसी का प्रोसीजर सीआरपीसी में होता है, ये बात सीआरपीसी में कहां लिखी हुई है व्रतिका, जिया। वेरी गुड, जिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है ऑफलाइन क्लास के साथ हो रही है, क्लास के दौरान हो रही है। तो जिया ने आंसर दिया है सेक्शन 4। आप देखिएगा सीआरपीसी के सेक्शन 4 कहता है कि भैया मैं आईपीसी और अन्य लॉ का ट्रायल करूंगा, इसीलिए इसकी ट्रायल कहां पे दी गई है, सीआरपीसी में दी गई है। ठीक है, चलिए। तो जिया ने क्या किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद एक्सप्लेन किया, फिर पनिशमेंट दिया, फिर एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन बता दिया, आपने उसको अबेटमेंट किया, कॉन्स्पिरेसी बनी, पहले सरकार के विरुद्ध किए, फिर आर्मी आई और आपने अनलॉफुल असेंबली बनाई। जैसे आपने अनलॉफुल असेंबली बनाई, आपको पकड़ने के लिए कौन आया, पब्लिक सर्वेंट।
आपने पब्लिक सर्वेंट को क्या दिए, पैसे। तो जैसे ही पब्लिक सर्वेंट पैसे लेती है तो आपको पता है रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। तो अगला चैप्टर क्या कहता है, ऑफेंस बाय और रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट। कहां से कहां तक, 161 से 171। वैसे आप अपने बैरेक में देखो 161 से 165 रिपील है, पर रिपील वाला सेक्शन इसलिए बताना पड़ता है बेटा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ये सेक्शन कहां चले गए, इसलिए हमें बोलना पूरा है 161 से 171। जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा ये हमारे रिपील है। जैसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप ऑफेंस करते हो तो आपके क्या होता है, चैप्टर 10 आ जाता है और आप उनका कंटेम करते हो। पर कंटेम करोगे कैसे, तो एक चैप्टर 9A आया कि जब आप ऑफेंडर बन जाते हो तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो चैप्टर 9A में आप क्या करते हो, इलेक्शन में खड़े हो जाते हो। अब देखिए ये जो इलेक्शन का चैप्टर है ना बेटा, वैसे तो पंचायती राज के चुनाव, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, पार्षदों के चुनाव, एमएलए के चुनाव, एमपी के चुनाव, इन सब की अपनी गाइडलाइन होती है, इन सब के अपने एक्ट भी बने हुए थे। लेकिन जैसा कि आईपीसी एक कोड है, क्या है बेटा, आईपीसी एक कोड है, आईपीसी एक संहिता है, और जो कोड यानी संहिता होती है वो सभी मुद्दों पे बात करती है, लेकिन जो एक्ट होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करता है। जैसे कि आप एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो एविडेंस एक्ट सिर्फ साक्ष्यों की बात करेगा, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की बात करेगा। आप टीपी एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट सिर्फ ट्रांसफर की बात करेगा। लेकिन जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो मैरिज की बात भी करेगा, या आपके क्या फूड अल्ट्रेशन की बात भी करेगा, डिफेमेशन की बात भी करेगा, प्रॉपर्टी की बात भी करेगा, कोइंस की बात भी करेगा, डॉक्यूमेंट्स की करेगा, ये सभी मुद्दों पे बात करेगा। और जो सभी मुद्दों पे बात करता है वो हमारा कोड कहलाते हैं। मैंने कई बार बच्चों से पूछा कि क्या डिफरेंस होता है एक्ट और कोड में, तो बच्चे कहते हैं कि जो प्रोसीजर लॉ होते हैं वो कोड है और जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो एक्ट है। ऐसा अक्सर लोगों के मुंह से सुना मैंने। तो भाई और बहनों, ये हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, ये हमारे पास लिमिटेशन एक्ट है ना, ये हमारे पास एसआरए एक्ट है ना, ये तीनों प्रोसीजर लॉ है। जब ये तीनों प्रोसीजर लॉ है तो आपका तो सवाल आंसर गलत हो गया कि सारे कोड प्रोसीजर लॉ होते हैं, सारे एक्ट सब्सटेंटिव होते हैं। और ये सीआरपीसी ये कोड है हमारी, ये सीपीसी कोड है हमारी, तो ये आईपीसी भी तो कोड है हमारी, तो ये आईपीसी तो सब्सटेंटिव लॉ है। तो आप कभी मत कहना ये बात कि जितने भी एक्ट होते हैं वो प्रोसीजर लॉ होते हैं, जितने भी कोड होते हैं वो आपके क्या बोलते हैं, जितने भी एक्ट होते हैं वो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं और जितने भी कोड होते हैं प्रोसीजर, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। और इतने 3 एक्ट हमारे पास है जो कि हमारे प्रोसीजर लॉ है। तो इंटरव्यू का सवाल है, कभी भी ये मत बोलना, आप यही कहना कि कोड वह होते हैं जो सभी सब्जेक्ट पे बात करते हैं और एक्ट वो होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जिया इलेक्शन में खड़ी हो गई। तो जिया को कहा आप इलेक्शन में कैसे खड़े हो गए, आप तो ऑफेंडर हो, अभी भी आपने रिश्वत दी हमसे तो आप नहीं कर सकते। तो जिया ने कहा मैं तो खड़ी हुई ही नहीं, क्योंकि जिया जैसे इलेक्शन में खड़ी होगी वो पब्लिक ऑर्डर का कंटेम्प्ट करेगी, इसलिए कंटेम्प्ट के लिए यहाँ पे हमने इसको याद किया। अब यहाँ से प्री का सवाल आता है कि चैप्टर 9A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो लिखो 1920 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो 2 प्री के सवाल क्लियर हुए। 5A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया और 9A कौन सा में जोड़ा। जैसे जिया इलेक्शन में खड़ी होगी तो एक ऑफेंडर इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, तो जिया ने क्या किया, पब्लिक ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया। तो कंटेम्प्ट करने पर 172 से 190 पूरी आईपीसी का सबसे अच्छा चैप्टर है। और किसी भी जुडिशरी एग्जाम में चले जाओ जहाँ आईपीसी आती है, 100% प्री में आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा, और मेन में इस चैप्टर से प्रॉब्लम इस क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी है क्योंकि एक एक नंबर से जज बना जाता है, ठीक है। तो 172 से 90, इसका सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा है पता है आपको, 201। क्यों, जो 201 है वो बात करता है किसकी, कंसीलमेंट की, सबूतों को छुपाने की बात करता है। अब इस कंटेम्प्ट की मैं बात करती हूँ तो प्री का सवाल मैं यही पूछ लेती हूँ कि जब कभी भी आपका अपराध जो है 172 से लेके 190 के बीच में आता है तो उस ऑफेंस के अगेंस्ट क्या किया जाएगा, उस ऑफेंस के अगेंस्ट क्या किया जाएगा। 172 से 190 के अंदर अगर आप ऑफेंस कमिट करते हो तो उसके अगेंस्ट होगी कंप्लेंट या एफआईआर या रिट लगाएगी या डी, ऑल ऑफ द अबव। ये आपका प्री का सवाल है, तो याद रखना इसकी कंप्लेंट फाइल होती है। और ये बात कैसे पता चलती है, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 195। इस तरह से जब भी आप पढ़ाई करने बैठो
तो सीआरपीसी पढ़ते हो तो आपके पास आईपीसी भी होनी चाहिए, एविडेंस भी होनी चाहिए। जब कभी भी आप आईपीसी पढ़ते हो तो आपके पास सीआरपीसी और एविडेंस होनी चाहिए, और जब कभी भी एविडेंस पढ़ते हो तो आपके पास सीआरपीसी और आईपीसी होनी चाहिए। इसलिए देखना मार्केट के अंदर एक क्रिमिनल मैनुअल आता है जिसमें तीनों साथ होती है, क्योंकि ये तीनों हमेशा हमें साथ चाहिए होती है। ठीक है, चलो वापस चलते जिया के पास। जिया टेंशन में करे, बाप रे ये क्या हो गया, इतने सारे बीच बीच में कहाँ से आ गए, मैं तो अपनी इतनी सुंदर सी स्टोरी सुना रही थी। तो जिया ने कहा कि रुको रुको ब्रो, वापस चलते, मैंने कोई कंटेम वंटेम नहीं किया है। और जिया बोलती है झूठ, यानी जिया फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेट करती है। कहाँ से कहाँ तक, 191 से 229A। तो आप सबको पता है कि जो ऑफेंडर होता है वो हमेशा झूठ बोलता है, और ये झूठ के क्या ना पंख ज्यादा बड़े नहीं होते, कट जाते एक दिन। इसी झूठ की मैं बात करती हूँ। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर आप झूठ बोलते हो, सीआरपीसी में भी इसका एक सेक्शन है और वो है 344। तो जब कभी भी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जब आप झूठ बोलते हो तो समरी प्रोसीजर होता है, और वो दिया हुआ है कहाँ पे, 344 में 3 महीने की सजा, 500 रुपए का जुर्माना। लेकिन जब आप जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए झूठ बोलते हो तो ये चैप्टर अप्लाई हो जाता है। तो फॉल्स एविडेंस देना और फैब्रिकेट करना। तो जैसे जिया ने कहा आपने कंटेम्प्ट किया, उसने कहा नहीं मैंने कोई कंटेम्प्ट नहीं किया, उसने झूठ बोला, हमने उसको जेल में डाल दिया। अब जिया जेल में गए तो बहुत सारे लोग मिले, अब जिया उनको कहानियां सुनाती है। 12वीं में जब मैं पढ़ती थी तो मेरा सिक्का चलता था। वैसे भी आप सब लोग जब 12th में तो सबका सिक्का चलता था, सब बदमाश बच्चे थे, और वो बदमाश बच्चे एक दिन इतने सीधे हो जाते जज बन जाते हैं। ये रियलिटी है जिंदगी की, जो बचपन में बदमाश होता है बड़ा होकर सीधा हो जाता है, और जो बचपन में सीधा होता है बड़ा होकर बदमाश हो जाता है। तो वो कहती थी 12वीं में मेरा सिक्का चलता था और 13वीं में आके मैंने सारे सिक्के बांट दिए। वेट एंड मेजर्स को हिंदी में बोलते बांट और माप, तो बांट मतलब बांटना, तो मैंने उनको बांट दिए थे। तो कहाँ से, 230 से 263 और 264 से 267। जब इस वेट और मेजर्स की बात करते हैं तो इसका एक प्रोविजन सीआरपीसी में भी आता है, और कहाँ पे आता है, सीआरपीसी सेक्शन 153 में। क्या होता है बेटा, जैसे भी आप देखिए ना किराने की दुकान होती है, सब्जी वाले की दुकान होती है, उनके पास वेट मेजर्स होते हैं ना, वो जो ना 1 किलो सामान कभी नहीं तोलते। आप ट्राई करके देखना, वो कहेगा भैया टमाटर क्या भाव है, तो वो बोलेगा 40 रुपये किलो। आप कहोगे भैया 25 में दे दो, और वो दे देगा। क्यों, फिर वो 25 रुपये का ही टमाटर देगा आपको, फिर वो पूरा 1 किलो होगा ही नहीं। जरा कभी ट्राई करना, जो पूरा 40 देगा ना ऑनेस्टी के देगा। जब तुम अपनी ऑनेस्टी ब्रीच कर रहे हो और जो 40 की चीज 25 में चाहिए, तो फिर उससे उम्मीद क्यों कर, तो पूरा 1 किलो तोलेगा, वो नहीं तोलता है। ठीक है, उनकी बाट में गड़बड़ होती है, तो ये चेक होता रहता है वेट एंड मेजर्स। कहाँ से कहाँ तक, 264 से 267। इसका अपना भी लॉ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि कोड है। तो उसने 13वीं में आके अपने सिक्के बांट दिए। सिक्के कैसे थे, अब जिया के सिक्के थे तो खोटे ही होंगे ना, तो जिया ने क्या किया, खोटे सिक्के बांट दिए। खोटे मतलब नकली सिक्के बांटे। जब मार्केट में नकली नोट और नकली सिक्के आते तो क्या होती है, अफरा तफरी मचती है, लोगों को खाने पीने की चीजें मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि पैसे नहीं तो कौन देगा। तो इसको बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। और ये कैसे होती है, 5 चीजों से मिलकर बनती है, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वेंस, डिसेंसी एंड मोरालिटी। इन 5 चीजों को जब धक्का लगता है तो ये पांचों बनती पब्लिक न्यूसेंस। तो चैप्टर 14 को शॉर्ट में बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। और ये पब्लिक न्यूसेंस जो है वो कैसा ऑफेंस है, आइए क्वेश्चन बनाते हैं। पब्लिक न्यूसेंस का नेचर कैसा होता है, पब्लिक न्यूसेंस ऑफेंस कैसा हो सकता है। नंबर 1 सिविल, नंबर 2 क्रिमिनल, नंबर सी A एंड B दोनों, नंबर डी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका आंसर दोनों है, ये सिविल भी होता है और एक क्रिमिनल भी। इसका आंसर सी। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे पब्लिक न्यूसेंस सीपीसी सेक्शन 91 में है, ठीक है, आईपीसी के चैप्टर नंबर 14 में है, सीआरपीसी के सेक्शन 133 में है, और ये टॉर्ट में भी है। तो टॉर्ट हमारा सिविल है, सीपीसी हमारा सिविल है, और ये दोनों हमारे क्रिमिनल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस का जो ऑफेंस है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया, किसने किया, जिया ने किया। तो जैसे जिया ने पब्लिक न्यूसेंस के हमारे झगड़े शुरू, जिया कौन है, हिंदू। अच्छा, हिंदू ने ऐसा किया, मुस्लिम कहता हम आएंगे, सिख कहता हम आएंगे, जैन कहता हम आएंगे, लड़ने आ जाते। तो हमारे यहाँ पे कोई एक काम उल्टा करता है, लड़ाई हो जाती है धर्मों के ऊपर। तो आ गए साहब ऑफेंस रिलीजन, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन। कहाँ से कहाँ तक, 295 से 298 तक। इसका एक सेक्शन बड़ा काम का है, और वो है सेक्शन 297। 297 जो सेक्शन है वहां पे प्री का क्वेश्चन भी बनता है, मेन का क्वेश्चन भी बनता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो प्री के डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब आपको पूरा याद करना पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते। देन आता है आपके पास, जैसे धर्म की लड़ाई होती है हिंदुस्तान में, तो यहाँ पे मरने मारने पे आ जाते हैं लोग, मारना शुरू कर देते हैं। तो आता है ऑफेंस अगेंस्ट
ह्यूमन बॉडी। तो जिया ने क्या किया, एक छोटा सा उल्टा काम किया, 12वीं में सिक्के बांटे, खोटे थे, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हुआ, धर्म की लड़ाई हुई और लोगों को मारना। तो जिया और जियाम की टीम ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। जब सबको मार दिया तो बचा गया प्रॉपर्टी, तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी लेके भागना शुरू कर दिए। तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहां से कहां तक, 378 से 462। अब प्रॉपर्टी से भी जीव नहीं भरा, मतलब जो भी है ना सोना चांदी जेवरात सब लेके गए। तो जिया ने कहा यार ये थोड़ी होता है, सब जगह मेरा नाम चलना चाहिए। उसने क्या किया, लोगों के डॉक्यूमेंट्स ले लिए और हर चौराहे पे पब्लिक मार्क मतलब प्रॉपर्टी मार्क्स, जिया चौराया, जिया चौराया, जिया, सारे एरिया में जिया चौराहे नाम से फेमस हो गए, मतलब सर्किल, जिया सर्किल। तो पहले उसने सारे डॉक्यूमेंट अपने नाम किए और सारे प्रॉपर्टी मार्क्स पे आ गया, नाम पे आ गया जिया भवन, भाटी भवन की जगह आ गया जिया भवन। हाँ होशियार हुआ थे। 463 से 489 तक सारे डॉक्यूमेंट्स इसने ले लिए। ये सब किसके साथ किया, जिसने जिया पे सबसे ज्यादा भरोसा किया। तो जिया ने क्या किया, आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। तो अगला कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर आ जाता है। कहां से कहां तक, 490 से 492 एक ही सेक्शन काम का है क्योंकि 2 रिपील हो चुके हैं। 491 और लिखो वेरी इंपॉर्टेंट है प्री के एग्जाम के लिए, लोग इसको इग्नोर कर देते, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना चाहिए, प्री का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और देन जिया थक गई, जिया ने कहा शादी का लड्डू, खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है, मैं तो अब शादी करूंगी। तो जिया जाती है शादी करने, मैरिज 493 से 498। अब शादी जिया करे चाहे उर्मिला करे या माँ सीता करे, क्रुअल्टी तो होनी है। जितनी ज्यादा क्रुअल्टी सीता माता के साथ है उतनी किसी के साथ नहीं हुई। 14 साल का वनवास बिना मतलब का, वो भी राम जी के चक्कर में, और जाके रावण से तो 1 मिनट में ला सकते थे, लेकिन नहीं, दुनिया को अच्छी सबक सिखाने के लिए 14 साल का वनवास कराया। तो शादी कोई भी करे क्रुअल्टी तय है। 493 से 498 में आया 498 ए। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, एग्जाम का क्वेश्चन है कि चैप्टर नंबर 28 कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, इसका प्रिजम्पशन कहां दिया गया, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा, क्या हो गया मिताली, 1983 में। तो ये हमारे लिए काम का है, प्री का सवाल है क्रुअल्टी के बारे में, और इसी का एक्सटेंड है हमारे पास कहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन एविडेंस के अंदर, कि यहाँ पे कौन सी प्रिजम्पशन की जाती है, कैसे प्रिजम्पशन की जाती है। तो कहाँ पे देखने को मिलता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलता है। देन आता है आपके पास डिफेमेशन। हाँ, जैसे जिया की क्रुअल्टी हुई, जिया को लगा अरे आज तक तो मैंने दुनिया पे राज किया है, मेरी क्रुअल्टी, जिया को लगा उसकी डिफेमेशन हो गई। कहाँ से कहाँ तक, 499 से 502 तक। जैसे आदमी की डिफेमेशन होती है, आदमी किसमें चला जाता है, डिप्रेशन में, एनोई। तो उसको लगा मेरा क्रिमिनल इंटिमेशन हुआ, मेरा इंसल्ट हुआ, और जिया डिप्रेशन में डूब गई, यानी उसका हो गया एनोई। 503 से 510, और जिया को आया गुस्सा और उसने किया अटेम्प्ट, किसके ऊपर, 511, मुझे नहीं पता भाई, जिया से पूछ लेना। तो क्या किया, 511 उसने किया अटेम्प्ट। तो इसको कहानी से याद करो, इसी को नहीं, आप कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, आप जाके देखेंगे हर एक चीज, एक चैप्टर दूसरे से तीसरा निकल के आया है। और इवन तो जो बीच में चैप्टर्स भी आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो कानून को ड्राफ्ट बहुत अच्छे से किया है, अगर इस वे में आप याद करते हो तो कोई फायदा है। अब आपके लिए आती बात कि जो मैंने चैप्टराइजेशन बताया ना, चैप्टराइजेशन में काफी सारे प्री के आपके क्वेश्चन मिलते रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको कई बार लगता है चैप्टराइजेशन में टाइम वेस्ट है, नहीं है बिल्कुल। जब आप चैप्टराइजेशन कर लेते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंट आता है, अरे वाह मुझे चैप्टर से ज़्यादा करना है कि चैप्टर के अंदर ही तो जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल, अब जैसे आप चैप्टराइजेशन हो गया, तो आप सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर नंबर 1। आपने लिखा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है, इंट्रोडक्शन, ये लीजिए आपका इंट्रोडक्शन आ गया। सेक्शन नंबर 1, 2 का 5, ठीक है। अब आपने 1, 2 का 5 याद कर लिया। आपने लिखा सेक्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है और 5 क्या है। जब भी आप रजिस्टर में लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले 1 से 5 का टाइटल लिखेंगे, देन उसकी रीडिंग करेंगे, खत्म। फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मेन के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका काम हो गया। फिर चैप्टर 2 निकालेंगे। चैप्टर 2 में 6 to 52 है, उनको भी पूरा ऐसे कर लीजिए, 2 पेज खड़े होंगे, होने दो, सर टाइटल लिख दीजिए, फिर उसको पढ़िए। तो उससे क्या होगा, 1 by 1 चैप्टर का सेट कंप्लीट करते जाइए, समझते जाइए, जो भी केस लॉज है, जो भी एमसीक्यूज है, जो भी मेन के सवाल है, तैयार करते जाइए। अगर आप सारे सब्जेक्ट को ऐसे कर लेते हो तो जुडिशियल निकालना बहुत ईजी है, पर इन सब के लिए चाहिए कंटिन्यूटी। हम क्या करते हैं बेटा, एक दिन तो खूब पढ़ लेंगे, 2 दिन उससे भी ज़्यादा पढ़ लेंगे, तीसरे दिन टाइम फेस हो जाती है।
तो उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस से जुड़ सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस चलाती है। आप घर बैठ के भी झूम ऐप पर हमारे साथ पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस चलती है। आप क्लासरूम ऑफलाइन आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते हैं। हम लोगों के ये जो रिकॉर्डिंग आज की है ये क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है। इसको अपने 2 in 1 किया आज मैंने। क्लास में बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन भी बच्चे बैठे हैं और साथ में रिकॉर्ड भी किया है यूट्यूब पे डालने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कैसे चलते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेन चीज़ है कंटिन्यूटी, आता आपको सब है, कहीं कहीं कंसेप्ट में अटते, बाकी तो सब कुछ आता है। हमारे साथ जो गड़बड़ है हम सबके साथ वो एक कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। तो क्लास से रिलेटेड, नए बैचेस से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9950574460। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।